एपिसोड 751। वो सवालात करती रही और उसके चोर ख्यालात से जवाब हासिल करती रही। तंजीम वाली होने से दिलचस्पी बढ़ गई थी, लिहाजा अपने मज़हब और तंजीम वाली कौम के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करती रही। फिर उसने मास्कमैन को अपना मामूल बनाकर उसके दिमाग को हिदायत दी कि वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। वो दिमागी तौर पर होटल के बंद कमरे में हासिल हो गई। उसे नई नई मुसर्रतें हासिल हो रही थीं। पहली सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो मास्कमैन की गुलामी से आज़ाद होकर एक आज़ाद दुनिया में आ गई थी। दूसरी खुशी ये थी कि अपनी पिछली ज़िंदगी पूरी तफसील के साथ मालूम हो गई थी और अब पिछले तजुर्बात की रोशनी में वो नए अंदाज से ज़िंदगी गुजारने का कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकती थी। तीसरी खुशी ये कि उसे अपना असल मज़हब मालूम हो गया था और जब से मालूम हुआ था तब से वो तंजीम वाली और अपनी कौम की तरफ एक कुदरती कशिश महसूस कर रही थी। चौथी खुशी ये थी कि पारस से ताल्लुक़ ज़ाहिर हो गया था। ये याद नहीं था कि उसके जहरीले प्यार में कितनी कशिश होती है। चूंकि याद नहीं था इसलिए वो अब पारस को आसानी से नज़रअंदाज कर सकती थी। उसकी यादों और मोहब्बतों पर मिट्टी डालकर अपनी कौम के साथ रह सकती थी। उसने उसी लम्हे में फैसला किया कि वो पेरिस पहुंचते पहुंचते उस टीम के फौजियों और सुराख रसानों को धोखा देकर अलग होगी और किसी तरह तंजीम वाले मुल्क पहुंच जाएगी। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। उसके आसपास के कमरों में फौजी अफसर और सुराख रसां थे। जब तक वो अपने थे, अपनी कौम के लोग जाहिर हो रहे थे, तब तक उनसे एक लगाव था। अब वो आसपास कांटों की तरह चुभ रहे थे। उनसे नफरत हो रही थी क्योंकि उन्होंने उसे अगवा किया था। अपने मकसद के लिए उसे उसकी कौम से जुदा किया था। वो ऐसे लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उठकर टहल रही थी। बेचैनी के बाइस एक जगह बैठा नहीं जा रहा था। वो महज उनसे निजात नहीं चाहती थी, इंतकाम भी लेना चाहती थी। उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसके जहन को बदल कर रख दिया था। वो इसकी सज़ा उन्हें देना चाहती थी। इस टीम में उनका सिर्फ एक लीडर योगा का माहिर था। वो बाकी अफराद के अंदर आसानी से जा सकती थी। उसने ख्यालखानी के जरिए देखा। वो सब एक झील के किनारे पॉप म्यूज़िक पर होने वाला डांस दिलचस्पी से देख रहे थे। दिलचस्पी इसलिए थी कि उनके मुल्क में ऐसा डांस देखने में और ऐसी मौसीकी सुनने में नहीं आती थी। उस टीम में जो औरतें थीं वो रक्स करने और गाने वाली लड़कियों के रंगीन और नए डिज़ाइन के मलबूसात को हैरत से देख रही थीं। वो झील के किनारे एक ओपन एयर थिएटर था। बेशुमार औरतें मर्द वहाँ से गुजर रहे थे। जिन्हें पॉप म्यूज़िक से दिलचस्पी थी वो रुक कर सुनने और रक्स देखने लगते थे। सुरगई उनके ज़रिए अजनबी लोगों के दिमागों में जाने लगी। वहाँ बास ऐसे भी थे जो अपनी हिफाजत के लिए रिवॉल्वर या पिस्तौल वगैरह रखते थे। वो एक रिवॉल्वर वाले के अंदर पहुँच गई। उसे अपनी टीम के पास से गुजारते हुए धक्का मारा। लीडर ने कहा, ज्यादा पीने का नतीजा यही होता है, आदमी आंखें रखते हुए भी टकरा जाता है। सुरगई ने रिवॉल्वर वाले की जबान से कहा, बकवास मत करो, तुम अपने लहजे से रूसी बुलडॉग लगते हो। मुझे तुम लोगों से नफरत है, जाओ अपना रास्ता लो। लीडर के साथ खड़े हुए अफसर ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, तुम हमें बुलडॉग कह रहे हो? ये कहते ही उसने रिवॉल्वर वाले के मुंह पर एक घूंसा चढ़ दिया। लीडर ने उसे पकड़कर कहा, यहां झगड़ा ना करो, हम परदेसी हैं। लेकिन झगड़ा तो शुरू हो चुका था। उसने मुंह पर घूंसा खाते ही रिवॉल्वर निकाल लिया। वो गोली चलाने की धमकी देना चाहता था, लेकिन सुरगई ने उसके जरिए सचमुच फायर कर दिया। गोली लीडर के सीने में पेवस्त हो गई। वो उछल कर गिरा। झील के किनारे भगदड़ मच गई। सुरगई ने उसके जरिए और 2 फायर कराए। उस टीम के और 2 अफराद को मार गिराया। फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। इस टीम में सुरगई को शामिल करके 6 अफराद थे, 3 लड़कियां और 3 मर्द। वो तीनों मारे गए थे। सुरगई ने सबसे पहले योगा जानने वाले लीडर को हलाक किया था, क्योंकि वो जिंदा रहता तो उसके लिए मुसीबत बन जाता। अब टीम में सिर्फ लड़कियां रह गई थीं और वो खौफजदा होकर भागती हुई पुलिस की हिफाजत में पहुंच गई थीं। सुरगई बहुत खुश थी। वो एक टैक्सी में बैठकर बहुत बड़े बुक स्टॉल पर आई। वहां तंजीम वाली सियासतदान की तस्वीर और उस मुल्क की मालूमात हासिल करने वाली किताबें मिल सकती थीं। वो रेडियो के जरिए किसी तंजीम वाले हाकिम की आवाज़ भी सुन सकती थी। टीवी के जरिए भी उसे देख सकती थी। फिलहाल रेडियो टीवी से किसी सियासी लीडर का प्रोग्राम नशर नहीं हो रहा था। उसे एक बुक स्टॉल में तस्वीरें नहीं मिली, किताबें मिल गई। वो तंजीम वाली एयरलाइन के दफ्तर आई। वहां चंद तंजीम वालों से गुफ्तगू करके उसे रूहानी खुशी हासिल हुई। उसने सिफारत खाने का टेलीफोन नंबर मालूम किया, फिर एक बूथ में आकर फ़ोन के जरिए रब्ता किया। दूसरी तरफ से सफ़ीर के सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, ये तंजीम वाले मुल्क का सिफारत खाना है, फरमाइए। सुरगई एल्पा ने रिसीवर रख दिया। सेक्रेटरी के ख्यालात पढ़ने लगी, फिर उसे सफ़ीर से बातें करने पर मजबूर किया। इस तरह वो सफ़ीर के पास पहुंच गई। उसे मुखातिब करके कहने लगी, मैं सोच के ज़रिए बोल रही हूँ।
मुझसे बातें करोगे? वो हैरानी से बोला। तुम कौन हो? तंजीम वाली हूँ, मुमलिकत तंजीम की वफादार हूँ। मेरा नाम एल्पा है। क्या तुमने मेरा नाम कभी सुना है? हाँ, ख्याल खानी करने वाली एल्पा हमारी कौम की बेटी थी। उसे मास्कमैन ने अगवा कराया था। मैं वही हूँ। मास्कमैन से निजात हासिल कर चुकी हूँ। अभी मैं बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार हूँ। मुझे यहाँ से तंजीम वाले मुल्क पहुँचाओ और वहाँ के अकाबरीन से मेरी गुफ्तगू कराओ। मैं हैरान भी हूँ और बेइंतहा खुश भी कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। सच तो यह है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है और ये भी अंदेशा है कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले एल्पा बनकर धोखा दे सकते हैं। दिल से अंदेशे निकाल दो। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम्हारी बेएतमादी से मुझे नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो मैं तुमसे मुलाकात करने आऊँगी। कब तक आओगी? अभी आ रही हूँ। ज़रा मोहतात हूँ कि रूसी जासूस मेरा ताक़ुब कर सकते हैं। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मेरे जासूस तुम्हारी निगरानी करेंगे और हिफाजत से यहाँ ले आएंगे। मैं तंजीम वाली एयरलाइन के दफ्तर में हूँ। मैं अभी वहाँ के मैनेजर को फ़ोन कर रहा हूँ। तुम उसके कमरे में आराम से बैठो, मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। वो दफ्तर में आकर बैठ गई। चुपचाप सफ़ीर के ख्यालात पढ़ती रही। वो हॉटलाइन पर एक तंजीम वाले हाकिम से रब्ता कर चुका था और उससे कह रहा था, एल्पा वापस आ गई है, मास्कमैन के मुल्क से निकल गई है। इससे ज़्यादा फ़ोन पर बताना मुनासिब नहीं है। क्या आप उससे गुफ्तगू करेंगे? दूसरी तरफ से कहा गया, फ़ौरन उससे रब्ता कराओ। सुरगई अल्पा उस हाकिम के दिमाग में पहुंच गई, लेकिन उसे मुखातिब नहीं किया। उसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि उसके सिवा बेशतर हाकिम और आला फौजी अफसरान योगा के माहिर हैं। वो उनसे फ़ोन पर रब्ता कर रहा था और ये खुशखबरी सुना रहा था कि एल्पा मास्कमैन के मुल्क से निकल आई है और तंजीम वाले मुल्क से मदद तलब कर रही है। दूसरे अकाबरीन कह रहे थे कि उसे हर तरह की मदद दी जाए और आजमाने की कोशिश की जाए कि वाकई वो हमारी एल्पा है या नहीं। इसी लम्हे से उसकी हिफाजत की जाए। आर्जी तौर पर चेहरा और नाम बदल दिया जाए और उसके लिए यहाँ से एक खुसूसी तैयारा रवाना किया जाए। वो अपने अकाबरीन की बातें सुन रही थी और खुश हो रही थी। उसे ऐसी मोहब्बतें पहले नहीं मिली थीं, अपनों से मिल रही थीं। सब उसे बात बात पर हमारी एल्पा कह रहे थे। उसके लिए आज का दिन मुबारक था। अब वो एक खुसूसी तैयारी के ज़रिए अपने मुल्क में और अपनी कौम के लोगों में पहुँचने वाली थी। अभी वो एयरलाइन के दफ्तर में बैठी हुई थी। सामने दुनिया का बड़ा सा नक्शा लगा हुआ था। पारस ने आंखें खोलकर देखा। कमरे की छत नजर आ रही थी। उसने करवट बदल कर देखा। कुछ फासले पर ड्रेसिंग टेबल का आईना था। आईने में वो खुद को देख रहा था, लेकिन वो खुद को पारस की हैसियत से नहीं पहचान रहा था। अपने मौजूदा कागजात और पासपोर्ट के मुताबिक उसका नाम हैदर अली था। वो पाकिस्तान से आया था और आजकल में उसे वापस जाना चाहिए था। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये याद नहीं आ रहा था कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। उसने सोचना चाहा कि कल वो कहाँ था और क्या कर रहा था। सलमान ने जो अमल किया था उसके मुताबिक याद आया, वो 4 दिन पहले कनाडा गया था। नियाग्रा आबशार वगैरह देख कर आया था। उसकी मौजूदा शख्सियत में यही बात थी कि वो एक दौलतमंद बाप का बेटा है और सारी दुनिया की सैर करता फिरता है। वो बिस्तर से उठकर वॉशरूम में गया, फिर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करके अपनी रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ भूल रहा है। शायद दूसरे कमरे में जाने से कुछ याद आ जाए, लेकिन दूसरे कमरे में पहुंचकर भी याद ना आया कि पिछली रात वहां सोनिया सानी थी और अब नहीं है। अब सानी नाम की कोई लड़की याद रहती तो वो सोचता कि कहाँ चली गई है। मौजूदा हालात में सोनिया सानी का होना या ना होना उसके लिए बराबर था। मैंने आजमाइश के तौर पर पारस के लहजे के मुताबिक उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। मेरी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं, क्योंकि उसके दिमाग को उसके साबिका लहजे से बिल्कुल बेनियाज कर दिया गया था। मैं नए लहजे को गिरफ्त में लेकर आया तो उसके दिमाग में जगह मिल गई। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और वापसी पर कुछ रोज़ पेरिस में क़याम करना चाहिए। वो तनहा वहाँ बोर हो जाता, इसलिए वापसी के लिए तैयार हो गया। मैंने पेरिस इसलिए बुलाया कि सोनिया उससे मिलना चाहती थी। पारस के बाद मैंने अली तैमूर और सानी के पास जाकर उनके ख्यालात पढ़े। वो भी बिल्कुल तब्दील हो गए थे। कोई दुश्मन ख्याल खानी करने वाला उन्हें पहचान नहीं सकता था। सोनिया ने मुझे बताया था कि लैला और सुल्ताना ने अली और सोनिया के अंदर किस तरह रूमानी इनकलाब पैदा किया है। उनकी शख्सियत तब्दील करने के बाद सुल्ताना सानी को शिकागो ले गई थी ताकि वो तन्हा ना रहे, अपने अली के पास पहुंच जाए। मैंने सोचा था कि अब एक तवील अरसे तक सोनिया के साथ आराम करूंगा। फराद विलेज हमारे लिए हर तरह से एक मजबूत कला था। हमें किसी दुश्मन से खतरा नहीं था और हमारी तमाम मसरूफियात को पारस, अली तैमूर और सानी ने अपने सर ले लिया था।
वो भी यही चाहते थे कि हम आराम फरमाते रहें, लेकिन मुक़द्दर को और हमारे सुनने वालों को हमारा आराम करना करां गुजरता है। हमारी पनाहगाह से हमें बाहर निकालने का कोई बहाना बन जाता है। जब ये तय था कि कोई दुश्मन हमारे ऐशो आराम में मुदाखलत नहीं करेगा, और करेगा तो हमारे बच्चे उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे में कोई हमें अमली मैदान में खींच कर न लाता, लेकिन तकदीर ले आई थी। पाकिस्तान से इत्तला मिली कि मेरे बहनोई को, यानी मेरी बहन शाहीना के शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया है। मेरे दिल पर एक खूंसा सा लगा। इतनी बड़ी दुनिया में वही मेरी एक लाडली बहन थी। मैं उसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि उसकी हंसी मेरी हंसी बन जाती थी और उसके गम का पहाड़ मुझ पर टूटा करता था। मैं फ़ौरन ही ख्यालखानी के ज़रिए उसके पास पहुंच गया। वो अपनी जवान बेटी से लिपट कर रो रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक गई, फिर चीख मार कर बोली, भाईजान, आप कहाँ हैं? आपके होते हुए मेरा सुहाग छीन लिया गया है। मैं यकीन के साथ कातिल को पहचानती हूँ, मगर उसका नाम नहीं ले सकती। नाम लूंगी तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। वो यहाँ का बहुत बड़ा सियासी गुंडा है। वो जब भी कोई जुर्म करता है, अदालत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इंसाफ का सर झुक जाता है और कानून के महाफिज उसे सलाम करते हैं। मैंने कहा, सब्र करो, मैं पहली फ्लाइट से तुम्हारी सोनिया भाभी के साथ आ रहा हूँ। मेरे आने तक जबान बंद रखना, वरना दुश्मन तुम्हें और बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। शाहीना के आंसू रुक गए थे। वो एक गहरी सांस लेकर कहने लगी, आप सचमुच आ रहे हैं ना? हाँ मेरी जान, तुम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और मैं नहीं आऊँगा? ज़रूर आऊँगा। आज रात या कल सुबह तक पहुँचूँगा और पहुँचने से पहले तुम्हें इत्तला दूंगा। सब्र करो, आंसू पोंछ लो। दुश्मन खा कितना ही बड़ा शैतान हो, अब वो आधा मुर्दा रहेगा और आधा जिंदा रहेगा, और वो जिंदा अपनी आधी लाश पर भी रोता रहेगा। मैं उसे तसल्लियाँ देकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया फ़ोन के ज़रिए फ्रांस के एक आला हाकिम से बातें कर रही थी। उसने इशारे से मुझे अपने दिमाग में आने के लिए कहा। मैं उसके अंदर पहुंचकर सुनने लगा। हाकिम कह रहा था, पहले पाकिस्तान में तंजीम के आयरन मैन ने हमें फैक्स के ज़रिए वार्निंग दी कि फराद और उसकी फैमिली के किसी फ़र्द को पाकिस्तान का पासपोर्ट और वीज़ा ना दें। हमने इस वार्निंग को अहमियत नहीं दी। फिर वहाँ के गॉडफादर ने धमकी दी कि फराद या उसके बेटे पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर को खंडर बना दिया जाएगा। सारी दुनिया के तंजीम वालों का हेडक्वार्टर इटली में है। उस तंजीम का सरगना गॉड फादर कहलाता है। मुख्तलिफ मुल्कों में उस तंजीम की शाखें हैं। हर शाख का लीडर आयरन मैन कहलाता है। पाकिस्तान में उस तंजीम का जो आयरन मैन था, उसका नाम राजा सफदर अली था। मैंने फ्रांस के हुक्काम से कहा, मैं उन लोगों से ज़ाती तौर पर निमट लूँगा। आप गॉड फादर से कहते हैं कि मुझे और मेरे बेटों को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन ये तूफ़ान किसी के रोके नहीं रुकते। ये चोर रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो आप पर इसका इल्ज़ाम नहीं आएगा। हो सके तो पाकिस्तान के आयरन मैन राजा सफदर से गुफ्तगू करें। मैं आप लोगों के ज़रिए उसकी शहरक तक पहुँच जाऊँगा। मेरे मशवरों पर अमल किया गया। वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी ने पहले इटली के गॉड फादर से रब्ता किया। उसके सेक्रेटरी ने फ़ोन पर बात की। उसे हुकूमत फ़्रांस की तरफ से यकीन दिलाया गया कि फराद और उसके बेटों को पाकिस्तान जाने का इजाज़तनामा नहीं दिया जाएगा। वैसे भी वो और उसके बेटे हमारे मुल्क में नहीं हैं। सेक्रेटरी ने कहा, हमारी इत्तला के मुताबिक वो सोनिया के साथ फराद विलेज में है और उसके बेटे बड़े मुल्क में। फराद विलेज में डमी सोनिया और फरहाद हैं। तुम्हें यकीन आए या ना आए, हमारी तरफ से उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। मैं सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि तंजीम का गॉड फादर अगरचे योगा का माहिर नहीं है, ताहम कोई टेलीपैथी जानने वाला उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता और ना ही उससे कहीं सामना कर सकता है, क्योंकि वो बहरूपिया है। आवाज़ें बदल कर मंजरे आम पर आता है। सेक्रेटरी ने फ़ोन के ज़रिए गॉड फादर को बताया कि फराद और उसके बेटों को फ्रांस की हुकूमत पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट नहीं देगी। अगर वो चोर रास्ता इख्तियार करेंगे तो हुकूमत फ़्रांस इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। गॉड फादर की आवाज़ सुनाई थी, ठीक है, हमारा पाकिस्तानी आयरन मैन चोर रास्तों से आने वालों को गोली मार देगा। मैंने गॉड फादर के लहजे को गिरफ्त में लिया। उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन किसी और के दिमाग में पहुंच गया। वो एक छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक था। गॉड फादर उसकी आवाज़ और लहजे में बोलकर खामोश हो गया था। सेक्रेटरी की सोच ने बताया कि वो मुख्तलिफ आवाज़ों और लहजों में बोलता है। उसकी असल आवाज़ खुद सेक्रेटरी ने कभी नहीं सुनी थी। उस सेक्रेटरी ने गॉड फादर के हुक्म के मुताबिक आयरन मैन राजा सफदर अली से रब्ता किया। दूसरी तरफ से राजा सफदर अली के एक ख़ास मातहत ने कोर्ट वर्ड्स अदा करके कहा, मैं राजा साहिब का बंदा बोल रहा हूँ, फरमाओ क्या बात है।
राजा साहिब से कह दो फरहाद और उसके बेटे बाकायदा फ्रांसीसी पासपोर्ट पर नहीं आएंगे, लिहाजा उन्हें चोर दरवाजों से रोकना तुम्हारा काम है। फिक्र ना करो, कराची की तमाम चोर बंदरगाहों पर, सुपर हाईवे और लाहौर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में हमारे बंदे एंटी मेकअप लेंस आंखों पर चढ़ाए रखेंगे। कोई भी मेकअप में आने वाला छुप नहीं सकेगा। हम लेंस के जरिए मेकअप के आर पार असली चेहरे को आसानी से देख लेंगे। मैं उस खास मतहद के ख्यालात पढ़ रहा था। पता चला राजा सफदर भी गॉडफादर की तरह पुरस्कार बनकर रहता है। पहले अपने खास मातहतों के सामने आता था और उनसे गुफ्तगू करता था। मेरी शाहीना का सुहाग छीन लेने के बाद रूपोश हो गया है। अपने मातहतों को भी आवाज़ नहीं सुनाता है। अगर रूबरू हो तो कागज़ पर लिखकर अपना मुद्दा बयान करता है या फैक्स के ज़रिए अहकामात सादर करता है। उसकी पहली और आखिरी कोशिश यही थी कि मैं पाकिस्तान ना आऊँ, कम अज़ कम लाहौर में कदम न रख सकूँ। उसने इटली और इंग्लैंड के तंजीम वालों से कहा था कि फरहाद उनके करीब कहीं रहता है, किसी तरह उसे कत्ल कर दो। मैं इसके बदले पूरे पाकिस्तान में मनपसंद हुकूमत कायम कर दूंगा। इसमें शुबा नहीं था कि उसने पेशावर से कराची तक ड्रग माफिया की हुकूमत कायम कर दी थी। इटली का गॉडफादर उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश था। अपने आयरन मैन राजा सफदर की हिफाजत के लिए और मुझे कत्ल करने के लिए फ्रांस से पाकिस्तान तक बारूद बिछा रहा था, ताकि जहां भी मैं कदम रखूं वहां मेरी जिंदगी का आखिरी धमाका हो जाए। राजा सफदर के खास मातहत की सोच ने बताया कि मेरी बहन शाहीना और उसके जवान बच्चों को धमकियां दी गई हैं। उनसे फ़ोन पर कहा गया है कि वो माँ बच्चे किसी अजनबी से मुलाकात ना करें, वरना उस अजनबी को फरहाद समझकर गोली मार दी जाएगी। उनके घर कोई मेहमान ना आए और ना ही वो माँ बच्चे अपना घर छोड़कर कहीं जाएं, खुसूसन रातों को घर से बाहर ना निकलें, वरना वो घर में जिंदा वापस नहीं आएंगे। मेरे होते हुए मेरी बहन और उसके बच्चों की ज़िंदगी मुख्तसर और मफलूज कर दी गई थी। उनके सर से कानून का साया उठ गया था। कानून के बड़े बड़े इदारे उन्हें झूठी तसल्लियां देते थे, लेकिन तंजीम के आयरन मैन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने शाहीना से कहा, मैं पाकिस्तान पहुंचकर फ़िलहाल तुमसे और बच्चों से मुलाकात नहीं करूंगा। बच्चों को हौसला दो, मैं जल्द ही दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। फिर मैंने जवान भांजियों और भांजों से बारी बारी रब्ता किया। उन्हें समझाया कि मैं लाहौर पहुंचकर खुद को जाहिर करूंगा, या तुम सबसे मिलूंगा तो तुम्हारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। मैं दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद आकर मुलाकात करूंगा, बल्कि उनके साथ कई दिन तक रहूंगा। मेरी मसरूफियात के दौरान सोनिया ने रवानगी के इंतजामात कर लिए थे। हम हेलीकॉप्टर में सवार होकर इटली की सरहद के करीब आ गए और फ्रांस रेलवे लाइन के आखिरी स्टेशन पर पहुंच गए। सोनिया ने कहा, माफिया का गॉडफादर इटली में है। हम उसी के मुल्क और उसी के शहर से किसी फ्लाइट में पाकिस्तान जाएंगे तो उसे शुबा नहीं होगा। उसके जासूस कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम गॉडफादर की आंखों में बैठकर यहाँ से जाएंगे। हम फ्रांस और इटली के दरमियान चलने वाली ट्रेन में सवार हो गए। ये ट्रेन हमें दूसरे दिन रोम पहुँचाने वाली थी। ये वक्त ज़ाया करने वाला सफ़र था, लेकिन ज़रूरी ख्यालखानी के लिए ये सफ़र मुनासिब था। मैं सेक्रेटरी के ज़रिए ऐसे अहम अफराद तक पहुँचने लगा जो गॉडफादर के बड़े बाएतमाद और वफादार थे और हर मुल्क में फैले हुए तंजीम वालों को कंट्रोल करते थे। इतने बाएतमाद और वफादार होने के बावजूद उन्होंने गॉडफादर का असली चेहरा और असली आवाज़ नहीं सुनी थी। वो साथ वफादार थे। कुछ अर्सा पहले तक वो गॉडफादर के बीवी बच्चों से मिलते रहे थे, उनकी घरेलू तकरीबात में शरीक होते रहे थे। गॉडफादर से भी मुलाकातें हुआ करती थीं, लेकिन वो हर मीटिंग में मुख्तलिफ चेहरों के साथ आता था। साथ वफादार उसे कोड वर्ड्स के जरिए पहचानते थे। फिर अचानक ही उसने बीवी बच्चों को किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया और ये कह दिया कि आइंदा वो किसी मीटिंग में खुद नहीं आएगा, किसी खुफिया पनाहगाह से टीवी के जरिए अहम मामलात पर गुफ्तगू किया करेगा। उसने वफादारों को बताया कि फरहाद अली तैमूर से ठन गई है। जब तक उसका काम तमाम ना हो जाए उसके वफादारों को भी मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। वो सब अपने तौर पर बहुत मोहतात थे। गॉडफादर से बहुत कम रब्ता होता था, लेकिन उसके सेक्रेटरी से फ़ोन पर या ट्रांसमीटर पर रब्ता करना पड़ता था। उनकी ऐसी ही मजबूरियों के बायस मैं सातों वफादारों के अंदर जगह बना चुका था। उनमें से एक वफादार का नाम एंटोनी पाउलिया था। वो पाकिस्तान की माफिया तंजीम का इंचार्ज था और वहाँ के आयरन मैन राजा सफदर अली को मुश्किल हालात में गाइड करता था। मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते तलाश किए जाएं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है। एंटोनी पाउलिया को गॉडफादर ने हुक्म दिया था कि वो लाहौर चला जाए। जब तक राजा सफदर रूपोश रहेगा उसकी जगह एंटोनी अहम फ़राइज़ अदा करेगा। वो हुक्म की तामील के लिए रात की एक फ़्लाइट से जा रहा था। मैंने सोनिया को उसके मुतालिक बताया। वो कहने लगी, ये अच्छा मौका है, तुम एंटोनी पाउलिया बनकर जाओ। वो आज रात की फ़्लाइट से जा रहा है।
और हम कल रोम पहुंचेंगे। आज उसे जाने से रोकना होगा। शाम हो रही थी। वो जाने की तैयारियां कर चुका था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर पेट खराब करने वाली दवा खिला दी। वो थोड़े थोड़े वक्फे से टॉयलेट में जाने लगा। 1 घंटे में ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि बेडरूम से टॉयलेट जाने की हिम्मत न रही। तंजीम के खास डॉक्टर ने उसे दवाएं दी, लेकिन मैंने उन दवाओं को उसके हलक तक पहुंचने नहीं दिया। जब फ्लाइट का वक्त गुजर गया तो मैंने उसे दवा खाने का मौका दिया। बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन कदरे आराम आ गया था। मैंने आधी रात के बाद उस पर अमल करके उसे अपना ताबेदार बना लिया। हम दूसरी सुबह रोम पहुंचे, एक होटल में कमरा लिया। फिर मैंने एंतोनी पाउलिया को बड़ी राजदारी से अपने पास बुलाया। वो अपनी कुछ तस्वीरें लाया था। मैंने आईने के पास मेकअप का सामान रखकर तस्वीरें रखीं, फिर अपने चेहरे पर तब्दीलियां करने लगा। दूसरी तरफ सोनिया एंतोनी के चेहरे को तब्दील करने लगी थी। हमने इत्मीनान से मेकअप किया, कोई जल्दी नहीं थी। मेकअप के दौरान एंतोनी के पॉकेट ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। मैंने एंतोनी की जेब से ट्रांसमीटर निकाला, उसे ऑपरेट किया, फिर कोड वर्ड्स के जवाब में कोड वर्ड्स अदा किए। मैंने पिछले 12 घंटों में उससे ताल्लुक़ रखने वाली हर छोटी बड़ी बात मालूम कर ली थी। दूसरी तरफ से गॉडफादर पूछ रहा था, वेल एंटोनी, अभी इत्तला मिली कि तुम पिछली रात बीमार हो गए थे, अब कैसे हो? थैंक यू फादर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर सफ़र ना करना चाहो तो पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी परेशानी के बगैर सफ़र कर सकता हूँ। जनाब आली, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, वरना राजा सफदर 1000 हिफाजती इंतज़ाम के बावजूद फरहाद से खौफजदा होगा और खौफ व हरास में दूसरे कई काम बिगड़ देगा। हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो। ठीक है, आज ही यहाँ से रवाना हो जाओ। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने ट्रांसमीटर ऑफ करके अपने पास रख लिया। 2 घंटे में मेरे सामने मैं खड़ा था, यानी सोनिया ने उसे फरहाद बना दिया था। वैसे मैं और सोनिया असली चेहरों के साथ यहाँ नहीं आए थे। जिस रूप में आए थे, सोनिया उसी रूप में एंटोनी पाउलिया को ले आई थी और मैं आईने के सामने मुकम्मल एंटोनी पाउलिया बन चुका था। मेकअप के बाद मैंने एंटोनी को सुला दिया, उस पर दोबारा अमल करके ये जहन नशीन कर दिया कि वो फरहाद है। चेहरा बदल कर सोनिया के साथ आया है और वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा। उसे ज़रूरी हिदायत देने के बाद मैंने सोने के लिए छोड़ दिया। फिर सोनिया से कहा, हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये कमबख्त एंटोनी तन्हा जा रहा था। इसके साथ कोई औरत होती तो तुम भी साथ चलती। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं यहाँ से गॉडफादर को दिन में तारे दिखाऊंगी। मैं उससे रुखसत होकर एंटोनी पाउलिया की कोठी में आ गया। गॉडफादर के सातों वफादार बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारते थे। उसने शादी नहीं की थी। दर्जनों लड़कियां उसकी खिदमत के लिए दिन रात कोठी में मौजूद रहती थीं। अब वो मेरी खिदमत के लिए हाजिर होने लगी। मैंने कहा, मैं तन्हाई चाहता हूँ, कोई मेरे कमरे में ना आए। मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे का जायज़ा लेने लगा। वहाँ आराम व आसाइश का हर सामान मौजूद था। उस कमरे की तामीर इस तरह हुई थी कि चारों तरफ शीशों की दीवारें थीं। पर्दे हटाकर 3 अतराफ में कोठी के अंदरूनी हिस्से देखे जा सकते थे और एक तरफ से बाहर का नज़ारा किया जा सकता था। किसी खतरे के वक्त एक बटन दबाने से लोहे की स्लाइडिंग दीवारें शीशों की दीवारों को छुपा देती थीं। कोई अंदर देख नहीं सकता था, अंदर आ नहीं सकता था। बंदूक की गोलियां भी लोहे की दीवारों से टकराकर वापस हो जाती थीं। मैंने एक जगह बैठकर सोनिया को बताया कि एंटोनी की कोठी में खैरियत से हूँ। वो कहने लगी, मोहतात रहना और मुझसे राब्ता रखना। एंटोनी नींद से बेदार होगा तो मैं तनवीमी अमल का रद्द अमल देखूंगी और तुम्हें बता दूंगी। मैं सोनिया के पास आकर राजा सफदर के ख़ास मातहत के पास पहुंच गया। जब मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी तभी उसके मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम किया था और राजा सफदर के बारे में मालूम हुआ था कि वो कहीं रूपोश रहता है। अपने ख़ास मातहत की बातें फ़ोन पर सुनता था और गूंगा बनकर रहता था। कागज़ पर अपना जवाब लिख कर भेजता था। ख़ास मातहत को फ़ोन नंबर मालूम था। फ़ोन नंबर के ज़रिए मालूम किया जा सकता था कि वो किस इलाके में है और टेलीफोन एक्सचेंज के किसी अफसर के ज़रिए वो कोठी भी मालूम की जा सकती थी जहाँ वो फ़ोन लगा हुआ था। वैसे वो अपनी कब्र में भी जाकर छुप जाता तो मैं लाहौर पहुंचकर उसे बाहर निकाल कर फिर कब्र में पहुंचाने वाला था। उसके 2 नौजवान बेटे थे। वो दोनों बेटों के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त सियासी खेल खेला करता था। उसे असेंबली में जाने और अपनी हुकूमत बनाने का शौक़ नहीं था। वो सिर्फ सियासतदानों से सौदेबाजी करता था और हुक्मरानों के लिए सियासी मुश्किलात पैदा करता था। उसका एक बेटा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर था। पिछले 4 बरस से BA में फेल होता आ रहा था। राजा सफदर इतने ऊंचे ज़राए का मालिक था
کہ उसे तालीम के बगैर ही एमए ऑनर्स करा सकता था, लेकिन बेटे को तलबा का लीडर बनाए रखने के लिए उसका फेल होते रहना ज़रूरी था। उस स्टूडेंट्स यूनियन में बराए नाम तलबा थे, जराइम पेशा जवान ज़्यादा थे। राजा सफदर हर तालिब इल्म को अच्छी खासी रकम देता था, ज़रूरत के वक्त हथियार और गाड़ियाँ भी दिया करता था। जो हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती वो तलबा तंजीमों की तरफ से हंगामे शुरू करा देता था। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन से परेशान रहती है, दूसरी तरफ सरहदों पर ख़तरात मंडलाते रहते हैं। छोटी बड़ी सियासी जमातें भी दर्द सर बनी रहती हैं। ऐसे में राजा सफदर मुश्किलात की इंतहा कर देता था। हुकूमत इसी में बेहतरी समझती थी कि राजा सफदर के जराइम को नज़रअंदाज करे और उसे कुछ मराद देकर खामोश कर दे। राजा सफदर के दूसरे बेटे ने बेरोजगार जवानों की एक मुल्की तंजीम कायम की थी। उन बेरोजगार जवानों को शरीफाना रोजगार नहीं मिलता था। उन्हें पहले छोटी मोटी वारदात की ट्रेनिंग दी जाती थी, मसलन कारें और मोटरसाइकिलें चुराना, स्कूल के बच्चों को अगवा करके तावान वसूल करना। उसके बाद राइफल शूटिंग और बैंक डकैती वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। अपोजिशन वाले उन जवानों की खिदमत हासिल करते थे ताकि मौजूदा हुकूमत पर बदअमनी और बद इंतज़ामी का इल्ज़ाम लगा सकें। हुकूमत इन इल्ज़ामात से बचने के लिए राजा सफदर को ज़्यादा मराद और ज़्यादा इख्तियारात देने पर मजबूर हो जाती थी। इस तरह राजा सफदर कभी अपोजिशन से और कभी साहिबान इख्तिदार से दौलत और नाजायज़ इख्तियारात हासिल करता रहता था। हुक्मरान ना होते हुए भी हर दौर में हुकूमत करता रहता था। ये सब कुछ वो अपनी तंजीम की गोद में बैठकर करता था। तंजीम वाले हुक्काम बहुत खुश थे। पाकिस्तान में यह सिलसिला जारी रखने के लिए वो इस तंजीम को डॉलर, हथियार, गाड़ियाँ और तैयारे फराम करते थे। मैं 2 घंटे तक मालूमात हासिल करता रहा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इसमें शुबा नहीं कि राजा सफदर बहुत ताकत हासिल कर चुका था। एक तरह से पाकिस्तान में ऐसा सुपरमैन बन गया था जो सियासी ताकत से कुचला नहीं जा सकता था, कानून की कुव्वत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। मुमलिकत खुदादात में ऐसी कोई गोली नहीं बनी थी जो उसकी खोपड़ी में उतर जाती। बड़ी बड़ी वर्दियों वाले उसे सलाम करते थे और यही हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे मुल्क के कानूनी महाफिज मुजरिमों को सलाम करते हैं। ऐसे मुल्कों में जराइम का बोल बाला हो जाता है और कानून सिर्फ किताबों में रह जाता है। मैंने सोनिया को वहाँ के हालात बताए। वो कहने लगी, जिस मुल्क में कानून नाफिज करने वाला इदारा कमज़ोर होगा और कानून के महाफिज बुज़दिल और रिश्वतखोर होंगे, वहाँ हमेशा मुजरिम हुकूमत करते रहेंगे। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ज़बरदस्त और चालाक मुजरिम आ चुके हैं जो मौत से बच जाते थे लेकिन हमसे बच ना सके। राजा सफदर भी मेरी एक चुटकी में आ जाएगा। मैं उसे कुत्ते की मौत इसलिए मारूंगा कि वो मेरे बहनोई का कातिल है, लेकिन असल मुजरिम तो कानून के महाफिज हैं और बहुत ज़्यादा इख्तियारात रखने वाले बड़े लोग हैं जो राजा सफदर जैसे सुपर मुजरिमों की परवरिश करते हैं। मैं वहाँ रहकर ऐसे लोगों का मिजाज दुरुस्त करूँगा। सोनिया ने कहा, एंटोनी पाउलिया बेदार हो गया है, खुद को एक अजनबी रूप में फरहाद समझ रहा है। मैं गॉडफादर से निमटने के बाद यहाँ से जाऊँगी। तुम सलमान को उसके 6 वफादारों के दिमागों में पहुँचा दो। 7वां एंटोनी मेरे पास है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ इन लोगों ने तकरीबी कार्रवाइयों की धमकियाँ दी थीं। आइंदा इनकी नस्लें भी धमकियाँ देना भूल जाएंगी। मैंने रवानगी से पहले सलमान को गॉडफादर के तमाम वफादारों के पास पहुँचा दिया। जब तैयारे ने वहाँ से परवास की तो मैं राजा सफदर के ख़ास मातहत के पास पहुँच गया। उसके ज़रिए राजा सफदर के दोनों बेटों के दिमागों में जगह बनाई। फिर उनके ज़रिए पुलिस के एक आला अफसर के दिमाग में पहुँच गया। वो रिसीवर कान से लगाए हेलो हेलो कह रहा था। मैंने ही उसके नंबर डायल कराए थे। दूसरी तरफ से राजा सफदर का दूसरा बेटा राजा अफसर अली कह रहा था, हेलो जनाब, मैं राजा अफसर बोल रहा हूँ। पता नहीं क्यों आपको बेख्तियार फ़ोन किया है। शायद ये आपकी मोहब्बत है। हम पर तो उसी वक्त मोहब्बत आती है जब वारदात करने जाते हो। आप बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। वारदात की नौयत क्या है और वो किस इलाके में होगी? देखिए, आपने हमें समझाया था कि हमने फराद के बहनोई को कत्ल किया है, इसलिए इतनी जल्दी उस कोठी में दूसरी वारदात न करें। और मैंने कहा था कि फरहाद की भांजी मेरे दिल में समा गई है, उसे उठाकर ले जाऊंगा। मैं फिर समझाता हूँ, अभी ऐसी गलती ना करो। मुझे इत्तला मिली है कि तंजीम का एक ख़ास बंदा एंटोनी आ रहा है, उसे आने दो। और पहले यकीन कर लो कि फरहाद किसी तरह भी यहाँ नहीं आ सकेगा। उसके बाद तुम उस लड़की को, फरहाद का बाप भी यहाँ नहीं आ सकेगा। गॉडफादर ने हुकूमत फ्रांस को ऐसी धमकी दी है कि उन्हें दिन में तारे नजर आ गए होंगे। मैं जिसे उठाने जा रहा हूँ वो हर शाम 4 बजे कंप्यूटर का कोर्स मुकम्मल करके लिबर्टी मार्केट जाती है। आज शाम वो घर वापस नहीं जाएगी।
आप गुलबर्ग थाने वालों से कह दें आज उधर कोई पुलिस वाला ना जाए। आला अफसर ने वादा किया कि 4 बजे से 1 घंटे तक उधर कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। फिर उसने रिसीवर रख दिया। मैंने लैला के पास जाकर कहा, मेरे पास आओ। वो आ गई। मैंने उसे राजा अफसर के दिमाग में पहुंचा कर कहा, इस जलील के जरिए उन आदमियों के दिमागों में पहुंचो जो मेरी भांजी समीना को अगवा करने वाले हैं। मैं अभी आता हूं। मैंने आला अफसर के पास आकर उसकी सोच में कहा, मेरी भी एक जवान बेटी है, मुझे खुदा से डरना चाहिए। गुंडे मुझसे इजाज़त लेकर किसी की बेटी को उठा ले जाना चाहते हैं। उसकी सोच ने कहा, मैंने राजा अफसर अली को अगवा करने से रोका तो उसका बाप मेरी वर्दी उतरवा देगा। अपनी वर्दी बचाने के लिए किसी की बेटी का सर नंगा कर रहे हो। वो परेशान होकर बोला, आज मेरे अंदर ज़मीर क्यों बोल रहा है? मैं उसकी सोच में कहने लगा, इसलिए कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूं। तो क्या हुआ? मेरी बेटी आखिर मेरी बेटी है, कोई ऐरी गैरी नहीं है, कोई उसे मैली नज़रों से नहीं देख सकता। मैं 25 लाख रुपए का जहेज देकर उसे ससुराल भेजने वाला हूं। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि बेटी की शादी पूरी आन और शान के साथ करने के लिए उसने तंजीम के आयरन मैन राजा सफदर से 30 लाख रुपए लिए थे। इतनी रकम के बदले वो राजा सफदर के बड़े बड़े जराइम से चश्मपोशी करता था। इस रकम के एवज मेरी बहन शाहीना बेवा हो गई थी। मैं मालूमात हासिल कर रहा था और बड़े सब्र से गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। मैंने उसके ज़रिए उसकी बेटी शकीला की आवाज़ सुनी। उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा की कि वो शॉपिंग के लिए लिबर्टी मार्केट जाए। वो बाप से पूछना चाहती थी। मैंने इजाज़त मांगने का मौका नहीं दिया। वो बेख्तियार बाहर आ गई। फिर कार में बैठकर ड्राइव करती हुई जाने लगी। मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक उसके इरादे को समझा। फिर उसके दिमाग से निकलकर शाहीना के पास आ गया। उससे पूछा, समीना कहाँ है? अपने कमरे में है। क्या बात है भाईजान, खैरियत तो है ना? फिलहाल खैरियत है, बच्चों को बाहर ना जाने दिया करो। वो कंप्यूटर का कोर्स करने जाया करती है। मैंने हालात के पेश नज़र उसे घर बिठा लिया है। ये तुमने अच्छा किया है, मैं फिर आऊँगा। ज़रा 1 मिनट। मैंने कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की थी कि पुलिस अफसरान पर दबाव डालें और मेरे शौहर के कातिल को गिरफ्तार करें। कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि मैं फ़ोन करके उसका वक्त बर्बाद ना करूं। आप बताएं भाईजान, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंशाअल्लाह 2-4 घंटे में इंसाफ मिल जाएगा। मैं आला अफसर की बेटी शकीला के पास आ गया। वो लिबर्टी मार्केट की तरफ जा रही थी। लैला ने मेरे पास आकर कहा, राजा अफसर के 4 गुंडे लिबर्टी मार्केट पहुंच गए हैं और एक वैगन कार में समीना का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, लैला, अभी मैंने गुस्से में सोचा था कि गुंडे मेरी भांजी समीना की जगह आला अफसर की बेटी को उठाकर ले जाएंगे। मैंने चश्मे तसव्वुर में देखा, गुंडे अगवा करने के दौरान उस शरीफ लड़की के बदन को छू रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं। ठीक है, वो जालिम की बेटी है, मगर है तो बेटी ही। वो कहने लगी, आपने बहुत अच्छा किया जो गुस्से पर काबू पा लिया। आओ हम उस आला अफसर की बेटी को शाहीना की कोठी में ले चलें। अब मैं दूसरा ड्रामा प्ले करूंगा। मैंने शाहीना को बताया कि एक लड़की आ रही है, दरवाज़ा खुला रखो। उसने पूछा, वो कौन है? मैंने उसे मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह गुंडे हमारी समीना को अगवा करना चाहते थे और अब मैं किस तरह मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। हम शकीला को शाहीना की कोठी के अंदर ले आए। लैला ने उसे बहुत दूर कार से उतार दिया था, पैदल चलाकर कोठी में लाई थी। और फिर मैंने उसके दिमाग में कहा, शकीला, मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। वो परेशान होकर चारों तरफ देखने लगी। शाहीना ने नफरत से कहा, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा अफसर है और बहुत बड़ा दल्लाल है, दूसरों की बेटियों को अगवा कराता है। आज उसकी ये बेटी अगवा होकर यहाँ आ गई है। शकीला ने बड़े गुरूर से कहा, तुम सब की शामत आ गई है। मेरे डैडी को मालूम होगा तो तुम्हारे पूरे खानदान को खाक में मिला देंगे। वो टेलीफोन की तरफ जाने लगी। मैंने उसे जाने दिया। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। फिर 1 से लेकर 0 तक बार बार डायल करती गई। सोच रही थी कि ऐसा क्यों कर रही है, मगर बेख्तियार करती जा रही थी। शाहीना और उसके जवान बच्चे ये तमाशा देख रहे थे। वो घबराकर कहने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरी उंगली में दर्द होने लगा है, फिर भी मैं डायल करती जा रही हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा, तुम्हारे साथ टेलीपैथी हो रही है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी बाप से राब्ता ना करो। मैं ज़रूर करूँगी। मैंने उसके दिमाग को हल्का सा झटका दिया। उसके हलक से चीख निकल गई। हाथ से रिसीवर गिर गया। वो चकरा कर गिरने वाली थी। शाहीना ने उसे थाम लिया। समीना भी उसे सहारा देकर सोफे पर ले आई। मैंने उसे मामूली सा झटका दिया था, इस पर उसकी आधी जान निकल गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो समझ रही थी कि वो मर चुकी है, इसीलिए आंखों की रोशनी बुझ गई है।
सर के अंदर फोड़े की तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने कहा, खुदा फिरौन पर भी ऐसा वक्त लाता है जब उसकी तमाम तर ताकत और हुक्मरानी उसके किसी काम नहीं आती। तुम्हारा बाप पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा बाप हो सकता है, कुछ मजबूरों और लाचारों की तकदीर उसकी मुट्ठी में हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी तकदीर कातिब तकदीर के हाथ में होती है। तुम यहाँ बेबसी से एड़ियाँ रगड़ कर मर जाओगी और तुम्हारे बाइख्तियार बाप को खबर तक ना होगी। बोलो, ऐसी मौत मंजूर है? वो खौफ से थर थर कांपते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो लड़कियां अगवा की जाती हैं उनकी इज्जत लूट ली जाती है। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी इज्जत महफूज है और जान सलामत है। मेरे हुक्म की तामील करती रहोगी तो जल्द ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम जो कहोगे वो करूंगी, नहीं करोगी तो फिर दिमाग में जलजला पैदा होगा। उठो और अपने बाप का नंबर डायल करो। वो अपना सर थाम कर सोफे से उठ गई, टेलीफोन के पास आई, फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। जैसे ही राब्ता कायम हुआ, वो मेरी मर्जी के मुताबिक यूं हाँपने लगी जैसे बहुत दूर से दौड़ती हुई आ रही हो। फिर कहने लगी, हेलो डैडी, मैं शकीला बोल रही हूँ। लिबर्टी मार्केट की एक दुकान से फ़ोन कर रही हूँ। गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं भागती हुई यहाँ आकर फ़ोन कर रही हूँ। फॉर गॉड सेक, आप जल्दी आ जाएं। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम उन गुंडों को अच्छी तरह पहचानो, मैं उन्हें जहन्नुम में पहुँचा दूंगा। डैडी, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो राजा अफसर अली है, उसके साथ 3 गुंडे। उसने बात अधूरी छोड़कर चीख मारी, फिर कहा, डैडी वो आ रहा है, दुकान के अंदर आ रहा है। ए खबरदार, मेरे करीब नहीं आना, छोड़ दो मुझे। शकीला ने फिर एक चीख मारकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने शाहीना से कहा, अब इसका बाप अंगारों पर लौट रहा होगा। भाईजान, आपने बहुत अच्छा किया है। राजा अफसर और उसके बाप का नमक खाने वाला पुलिस अफसर अब अपनी बेटी के लिए उनका दुश्मन बन जाएगा। मैंने कहा, तुम कमिश्नर को फ़ोन करो। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर कुछ ना कहना, फ़ोन बंद कर देना। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। दूसरी तरफ से गुफ्तगू सुनते ही रिसीवर रख दिया। मैं उस बोलने वाले के दिमाग में आ गया, फिर उसके ज़रिए कमिश्नर के पास पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़ने लगा। ऊपर से अहकामात सादिर हुए थे कि शाहीना के शौहर के मर्डर केस को दबाया जाएगा और झूठी तसल्लियां दी जाएंगी कि कातिल गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कमिश्नर के 2 बेटे थे, एक बेटा बड़े मुल्क में है और दूसरा भी ऊपर की कमाई से बड़े मुल्क जाने वाला था। बाप बेटों का यह नज़रिया था कि पाकिस्तान में जितनी अंधी कमाई हाथ आए उसके ज़रिए यूरोप और बड़े मुल्क में अपना ठिकाना बना लो और कारोबार कर लो। पाकिस्तान का कोई ठीक नहीं है। चोरी, डकैती, स्मगलिंग और रिश्वत के ज़रिए दौलत हासिल करने वाले वतन अजीज़ के मुताल्लिक ऐसे ही मनफी ख्यालात रखते हैं। अगर ऐसे मनफी ख्यालात ना हों और नेक जज्बात हों तो ये लोग कभी अपने वतन में लूट खसूट ना करें। लेकिन उन पर कलाम पाक की हिदायत का असर नहीं होता। कभी उनका ज़मीर उन्हें मलामत नहीं करता, क्योंकि उन्हें सज़ा पाने का खौफ नहीं रहता। उनकी ऊंची कुर्सी हर मुहासबे का अमल रोक देती है, हर मिलने वाली सज़ा का रुख मोड़ देती है। मैं उसके दूसरे बेटे इमरान के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे भी शाहीना के पास ले आया। वो भी बाप के ऊंचे ओहदे की बिना पर अकड़ रहा था। मैंने वही अमल किया जो शकीला पर किया था। वो दोनों हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा, आराम से इस कोठी में रहो, बाहर जाने की हिमाकत करोगे तो हराम मौत मरोगे। फिर मैंने लैला से कहा, शकीला और इमरान के दिमागों में मौजूद रहो। किसी ज़रूरी काम से जाओ तो सुल्ताना को उनके पास पहुंचा देना, उनसे ज़रा देर के लिए भी गाफिल ना होना। मैंने शकीला के अफसर बाप के पास आकर देखा। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों के साथ राजा अफसर के पास पहुंच गया था। उसे धमकियां दे रहा था, अगर तुमने अभी इसी लम्हा मेरी बेटी को हाजिर ना किया तो मैं तुम्हारे बाप का लिहाज नहीं करूंगा, तुम्हें टॉर्चर सेल में ले जाऊंगा। और तुम जानते हो कि वहां कैसी नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें पहुंचाई जाती हैं। वो कस्में खा रहा था कि उसने शकीला को अगवा नहीं किया है, लेकिन कस्में नाकाबिल एतबार थीं, क्योंकि शकीला ने फ़ोन पर बाप से कहा था कि राजा अफसर गुंडों के साथ उसे पकड़ने आ रहा है। राजा अफसर ने बाप से राब्ता किया। बाप के ख़ास मातहत ने कहा, ऑफिसर, आपको गलत फहमी हुई है, या कोई दुश्मन हमारे खिलाफ ऐसी चालें चलकर हमें आपस में दुश्मन बना रहा है। अफसर ने गंदी गालियां देते हुए कहा, उल्लू के पट्टे, मैं तुमसे नहीं राजा सफदर से बात करना चाहता हूं। आप माई बाप हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन राजा साहिब किसी से बात नहीं करेंगे। जब तक फरहाद का खतरा मंडलाता रहेगा वो रुपोश रहेंगे। मैं राजा साहिब की तरफ से कह रहा हूं, अगर आपने किसी सबूत के बगैर छोटे राजा साहिब को गिरफ्तार किया या कोई तकलीफ पहुंचाई तो ज़रा ठंडे दिमाग से सोच लें।
आज तक किसी दौर हुकूमत में किसी भी कानून के मुहाफिज ने राजा साहिब के एक मामूली मुलाजिम को भी हथकड़ी नहीं पहनाई। आपने कोई नादानी की तो आगे कुछ कहा नहीं जाएगा, कर दिखाया जाएगा। आला अफसर ने रिसीवर को क्रेडिल पर पटक दिया। जख्मी दरिंदे की तरह गहरी गहरी सांसें लेकर सोचने लगा। तंजीम के साए में ये बाप बेटे अजदहे की तरह हमसे लिपटे हुए हैं। मुझे ऊपर से इनकी गिरफ्तारी का वारंट हासिल करना होगा। वो फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैंने कमिश्नर के पास आकर मालूम किया कि उसे किस आला ओहदेदार ने मेरे बहनोई के मर्डर केस को दबाने का हुक्म दिया था। पता चला वो सूबे का एक सेक्रेटरी है। मैं कमिश्नर के जरिए सूबाई सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गया। वो अपने ड्राइंग रूम में था। उसके सामने एक सोफे पर सूबे का एक सेक्रेटरी बैठा हुआ था, यानी 2 सूबों के 2 सेक्रेटरीज एक जगह थे। मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल कर रहे थे। मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं थी। मैंने एक की ज़बान से सवाल किया, हम जराइम पेशा अफराद को छूट क्यों देते हैं जबकि हम बहुत बाइख्तियार हैं? दूसरे ने कहा, ये गलत और ज़बरदस्त किस्म के लोग हमारे खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को कुचल देते हैं, हमारे इख्तिदार की उम्र बढ़ाते रहते हैं। एक सूबाई सेक्रेटरी ने कहा, अगर ये गलत अनासिर कभी हमारे खिलाफ हो जाएं तो? कैसी बातें करते हो? इन गलत लोगों को हमसे बड़े बड़े फ़ायदे पहुंचते हैं, इसीलिए हम पर बुरा वक्त आए तो ये हमारी हिमायत में मुल्क की तहरीक चलाते हैं, हमारे इख्तिदार की हिफाजत करते हैं। मैंने एक की ज़बान से कहा, लेकिन कभी ऐसा भी बुरा वक्त आता है जब गुंडे, स्मगलर और मुल्क दुश्मन तंजीमें भी हमारी हिफाजत नहीं करती, हमारा साथ छोड़ देती हैं। ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा, आ चुका है। देखो, तुम अभी इबरतनाक अंजाम की तरफ जा रहे हो। दूसरा उठकर खड़ा हो गया। तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में गया। एक अलमारी से भरा हुआ रिवॉल्वर निकालकर जेब में रखा। बीवी ने पूछा, ये रिवॉल्वर लेकर कहाँ जा रहे हो? वो डांट कर कहने लगा, मैंने 1000 बार कहा है, बाहर के मामलात ना पूछा करो, हट जाओ मेरे सामने से। वो उसे एक तरफ धक्का देकर ड्राइंग रूम से गुजर कर जाने लगा। दूसरे सेक्रेटरी ने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब नहीं दिया। बाहर कार में आकर बैठ गया। मैंने उसे भी शाहीना के पास पहुंचा दिया। सुल्ताना और सलमान को भी बुला लिया, क्योंकि वहां 3 कैदी हो गए थे और तीनों को टेलीपैथी के शिकंजे में रखना जरूरी था। शकीला का अफसर बाप राजा अफसर की शिकायत करने कमिश्नर के पास आया था। उसे कह रहा था, मेरी जवान बेटी को कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, प्लीज आप कुछ करें। कमिश्नर ने कहा, ये बाप बेटे हमारी इज्जतों पर हाथ डालने लगे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, बड़े लोगों के हुक्म के बगैर हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। एक मुलाजिम उनके सामने चाय लेकर आ गया। मैंने कमिश्नर को उसे मुखातिब करने पर माइल किया। फिर मुलाजिम की आवाज़ सुनकर उसके अंदर आकर कहने लगा, ज़मीर फरोश ओहदेदारों की मौत आ गई है, मैं फराद अली तैमूर तुम दोनों से मुखातिब हूं। कमिश्नर ने गुर्रा कर कहा, क्या बकते हो, दिमाग चल गया है क्या? गेट आउट। दिमाग तो तुम लोगों का चलने वाला है, मुझे मुलाजिम समझकर बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारे दिमागों के अंदर आ जाऊंगा। वो दोनों परेशान होकर मुलाजिम को देखने लगे। मैंने शकीला के बाप से कहा, तुम्हारी बेटी को मैंने अगवा किया है, राजा अफसर के साथ इसलिए उलझाया कि तुमने मेरी भांजी को अगवा करने की इजाज़त दी थी। मैंने सोचा था तुम्हारे मुंह पर जूता पड़ेगा और आइंदा तुम कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी हरकतें नहीं करोगे, दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझोगे, लेकिन तुम्हारे ज़मीर ने आंख नहीं खोली, तुम सिर्फ अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए फिक्रमंद हो। फिर मैंने कमिश्नर से कहा, मैंने तुम्हारे जवान बेटे इमरान को भी अगवा किया है, तुम उसे दुनिया जहान में ढूंढते फिरोगे, वो नहीं मिलेगा। जो मेरे शिकंजे में आ जाता है उसे सिर्फ शराफत ही से वापस हासिल किया जा सकता है, वरना उसे मौत ले जाती है। वो दोनों घबरा कर खड़े हो गए। एक अपने बेटे को और दूसरा अपनी बेटी को पूछ रहा था। मैंने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सेक्रेटरी को भी गायब कर दिया है। वो दोनों यूं सहम गए जैसे उन्हें भी गायब करने आया हूं। मैंने कहा, तुम दोनों को इसलिए आज़ाद छोड़ दिया है कि अपने बेटे और बेटी का मातम करोगे और उनके साथ सेक्रेटरी को भी रिहाई दिलाने के लिए अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करोगे। क्या तुम इस मुल्क में पहुंच गए हो? मैं दुनिया के हर मुल्क में पासपोर्ट के बगैर ख्यालखानी के जरिए पहुंच जाता हूं। अपने मतलब की बात करो। बेटे और बेटी को वापस चाहते हो? हाँ फराद भाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम मुझ पर मेहरबानी करो, मैं तुम पर करूंगा। गुंडों के साथ भी तुम्हारी इसी तरह सौदेबाजी होती है? जी हाँ जी हाँ, तुम हमसे जो फ़ायदा हासिल चाहो हासिल कर लो, हमारे बच्चों को रिहा कर दो। एक बात याद रखो, तुम्हारे बच्चे सिर्फ 4 घंटे तक जिंदा रहेंगे। अगर तुम लोगों ने मेरे अहकामात की तामील ना की तो तुम्हें उनकी लाशें मिलेंगी। ऐसा ना कहो,
अपना मुतालबा पेश करो। बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। 4 घंटे के अंदर मेरे बहनोई के कातिल को गिरफ्तार करो। ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी तुम्हारे बच्चों की मौत तो मुमकिन है। प्लीज़ हमारी मजबूरी समझो। तुम्हारी मजबूरी समझकर ही सेक्रेटरी साहिब को भी कैदी बनाया है। तुम दोनों उसके अहकामात की तामील करते हो। अब उसे रिहाई दिलाने के बहाने तुम उससे भी बड़े ओहदेदारों तक पहुंच सकते हो। कातिल को गिरफ्तार करना कितना आसान है, यह तुम्हारे बच्चों की मुतवक्के मौत समझी जाएगी। ठीक है, हम कातिल को गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम 4 घंटे की मोहलत बढ़ा दो। 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। इस वक्त तुम्हारी घड़ी में 6 बज रहे हैं। कातिल गिरफ्तार न हुआ तो ठीक 10 बजे तुम दोनों को अपने प्यारों की लाशें मिलेंगी। खून का बदला खून होगा। कातिल का खून बहेगा या कातिल को छुपाने वालों का। उनमें से एक फोन की तरफ किया। रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने वाला था। मैंने कहा, मेरी एक बात याद रखो, मेरी बहन की कोठी के इहाते में कोई गुंडा या कोई पुलिस वाला कदम नहीं रखेगा। अपने अफसरों सिपाहियों से कहो वो कोठी के सामने हेडलाइट्स वगैरह के साथ पहुंच जाएं। कानून के बड़े बड़े मुहाफिजों से कहो अगर वो सेक्रेटरी की सलामती चाहते हैं तो मेरी बहन के दरवाजे पर हाजिर हो जाएं। वो दोनों फ़ोन के पास बैठ गए और मुतल्लिका ओहदेदारों से जल्दी जल्दी राब्ता करने लगे। मैंने लैला, सुल्ताना और सलमान के पास आकर कहा, खेल शुरू हो चुका है। तुम तीनों उन तीनों यरगमालियों के अंदर अलर्ट रहो। अभी बड़े बड़े तुर्रम खान कोठी के बाहर आने वाले हैं। किसी को इहाते के अंदर आने की इजाज़त ना देना। मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूँगा। मैं दिमागी तौर पर तैयारे में हाजिर हो गया। स्पीकर के ज़रिए कहा जा रहा था कि हम हिफाजती बेल्ट मान लें। हमारा तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। मैं कराची से 1.5 या 2 घंटे में लाहौर पहुंचने वाला था। वहां पहुंचने के बाद दुश्मनों के पास सिर्फ 2 घंटे की मोहलत रह जाती। मेरे दिए हुए 4 घंटे ख़त्म हो जाते। फिर 5वें घंटे के पहले मिनट में कातिल राजा सफदर अली गिरफ्तार होता। ऐसा न होने पर मैं अपनी बहन के दरवाजे पर एक ऐसी अदालत कायम करने वाला था जिसमें बड़े ओहदेदारों को सजा पाते देखकर आइंदा हर भाई अपनी बहन के दरवाजे पर हया परवर अदालत कायम करने का हौसला पैदा कर लेगा। तंजीम वाले आयरन मैन राजा सफदर अली को अपनी जिंदगी सुकड़ती और मुख्तसर होती हुई दिखाई दे रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि टेलीपैथी कितनी बुरी बला होती है। फरहाद पाकिस्तान में कदम नहीं रखेगा, फिर भी मौत उसके लिए और उसके गुंडे बेटों के लिए लाजमी हो जाएगी। उसने एक मामूली सी बात पर मेरे बहनोई को कत्ल किया था। बात यह थी कि वो मेरे बहनोई की फैक्ट्री खरीदना चाहता था। उस फैक्ट्री के आड़ में गलत धंधे करना चाहता था। मेरे बहनोई ने उसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। उसे पार्टनर बनाने से भी इनकार कर दिया था। तब राजा सफदर अली ने कहा, मैं पहले शराफत से काम निकालता हूँ, काम ना निकले तो अगले का काम तमाम कर देता हूँ। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी और जवान बेटे दहशतज़दा रहेंगे। बाप का अंजाम देखने के बाद बेटे ये फैक्ट्री मेरे हवाले कर देंगे। ये कहकर उसने बेचारे को कत्ल कर दिया। मेरी बहन और बेटों से कहा, जाओ मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस वालों के पास धक्के खाते रहो। जब दाद फरियाद सुनने वाला कोई ना हो तो समझ लेना जवान बेटे भी इसी तरह कत्ल किए जाएंगे। सलामती इसी में है कि गुजारे लायक रकम लेकर वो फैक्ट्री मेरे नाम लिख दो। इस कत्ल के बाद चंद बड़े ओहदेदारों ने राजा सफदर से कहा, ये तुमने क्या मुसीबत मोल ले ली है? क्या तुम नहीं जानते कि वो फरहाद का बहनोई था? राजा सफदर ने हक़ारत से पूछा, कौन फरहाद? ताज्जुब है, तुम टेलीपैथी जानने वाले फरहाद अली तैमूर को नहीं जानते? हाँ, टेलीपैथी जानने वाले फरहाद के मुताल्लिक सुना है। उसका पूरा ख़ानदान पेरिस में आबाद है। लेकिन ये मकतूल इसका बहनोई कैसे था? क्या इसकी बीवी फरहाद की सगी बहन है? हम पूरी तफसील नहीं जानते, थोड़ी बहुत मालूमात के मुताबिक कह रहे हैं। फरहाद बरसों पहले इस कोठी में अपनी बहन बहनोई से मुलाकात करने आया था। उसके बाद फिर उसने पाकिस्तान का रुख नहीं किया था। राजा सफदर ने कहा, अब भी रुख नहीं करेगा। अगर ऐसी हिमाकत करेगा तो उसे भी पता चलेगा कि मैं एक ख़तरनाक तंजीम का आयरन मैन हूँ। आज तक दुनिया के किसी आयरन मैन ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं पाकिस्तान में उसका दाखिला बंद करा दूंगा। वो पासपोर्ट और इजाज़तनामों का मोहताज नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क की सरहदी दीवार उसका रास्ता नहीं रोकती। मेरी तंजीम के जासूस उसे पेरिसी में गोली मार देंगे। राजा साहब, ये सब बचकाना बातें हैं। कोई उसके साई को भी नहीं देख सकता। हजारों हथियारों से गोलियां चलती हैं, लेकिन कोई गोली उसका पता ठिकाना नहीं जानती है। तुम लोग ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई इंसान नहीं, नादीदा अजाब है। मैं अभी से एहतियाती तदाबीर पर अमल शुरू कर देता हूँ। उसने तंजीम के गॉडफादर से रब्ता किया, उसे तमाम रुदात सुनाई। गॉडफादर ने भी यही कहा, यह तुमने बहुत बड़ी गलती की है।
फादर, मैं वो फैक्ट्री तंजीम के लिए हासिल कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री पड़ोसी मुल्क की सरहद के करीब है। वो पड़ोसी मुल्क हमें बड़ी आसानियां फराहम करता रहेगा। मैं मानता हूं तुम तंजीम के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि फैक्ट्री का मालिक फरहाद का बेनोई है। मैं हैरान हूं कि गॉड फादर फरहाद के नाम से परेशान हो गया है। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो किसी एक जगह पाया नहीं जाता। जिस वक्त इत्तला मिलती है कि वो पेरिस में है, उसी वक्त खबर मिलती है कि वो बड़े मुल्क के बड़े शहर में है, लंदन में है या तंजीम वाले मुल्क में है। किसी फरहाद को गिरफ्तार करो, उसे गोली मारो तो पता चलता है वो फरहाद की डमी था। फिर उस तंजीम की शामत आ जाती है जिसका बंदा उस पर हाथ डालता है। आप भी इतनी बड़ी तंजीम के गॉड फादर होकर उसे काबू नहीं कर सके? मेरी बात क्या पूछते हो? सुपर पावर कहलाने वाले हुक्मरान भी आज तक उसे काबू में ना कर सके। हमने जानबूझकर उसे टकराने की नादानी नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि उससे कतरा कर अपना काम करते रहें, लेकिन तुमने मुश्किल में डाल दिया है। अब मुझे फरहाद के खिलाफ नया महाज खोलना पड़ेगा। उससे कतराना मेरी मसलहत थी, उससे टकराना मेरी तंजीम की शान होगी। फरहाद को यह बताना चाहिए कि हम कैसी बेइंतहा और बेपनाह कुव्वतों और वसी ज़राई के मालिक हैं। वाह गॉड फादर वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। तुम उस फैक्ट्री को हासिल करने की कोशिश करो। मैं फरहाद को पाकिस्तान में कदम रखने नहीं दूंगा। मैं और मेरे खानदान के अफराद चोर रास्तों से किसी मुल्क में भी दाखिल हो जाते थे। राजा सफदर अली ने पाकिस्तान में भी आला ओहदेदारों को वार्निंग दी थी। शाहीना मेरी बहन ना होती, आपकी और आप सबकी बहन होती, तो आप क्या करते? थाने और अदालत की दीवारों से सर टकराते, आला ओहदेदारों को अर्जियां भेजते रहते, बड़े बड़े जिम्मेदार अफसरान के अखबारी बयानात तसल्लियां देते रहते कि कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कानून आपकी तसल्लियों के लिए भी हो और मुजरिमों की हौसला अफजाई के लिए भी। तो आप क्या करेंगे? सब्र करेंगे। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास फिरौन से टकराने की ताकत है, टेलीपैथी की ताकत। ये सबके पास नहीं हो सकती, लेकिन ईमान और यकीन मोहकम की ताकत सबके पास हो सकती है। मेरे दोनों बेटे टेलीपैथी नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपनी जहानत से जिस तरह फिरौनों के बुत गिराते हैं, वैसी जहानत और हौसले के सामने टेलीपैथी सिफर हो जाती है। यहाँ के रिश्वतखोर और मुजरिमों की परवरिश करने वाले ओहदेदारान और अफसरान क्या चीज़ हैं? उन्होंने टेलीपैथी के बगैर सुपर ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं और उन्हें तौबा करने पर मजबूर कर दिया है। जब कभी वो दोनों पाकिस्तान आएंगे तो मैं उनके हौसलों के सामने अपनी टेलीपैथी के साथ वापस चला जाऊंगा और इस दुआ के साथ जाऊंगा कि मेरी कौम का हर फर्द फरहाद, पारस और अली तैमूर बन जाए। शाहीना की कोठी के सामने पुलिस की गाड़ियां दूर तक खड़ी हुई थीं। गाड़ियों की छतों पर बड़ी बड़ी सर्च लाइटें रोशन थीं। कोठी के आसपास दूर तक का इलाका रोशनी में नहा गया था। बड़े बड़े जिम्मेदार अफसरान वगैरह यहां आ गए थे। मैंने कमिश्नर और पुलिस के आला अफसरान के जरिए वार्निंग दी थी कि सेक्रेटरी साहिब की सलामती मंजूर है तो तमाम बड़े ओहदेदारान मेरी बहन के दरवाजे पर पहुंच जाएं। वैसे ये बात अभी किसी को मालूम नहीं थी कि पुलिस अफसर की बेटी शकीला, कमिश्नर का बेटा इमरान और सूबाई सेक्रेटरी मेरी बहन के घर में ही कैदी बनाकर रखे गए हैं। उन तीनों कैदियों के दिमागों पर लैला, सुल्ताना और सलमान कब्जा जमाए हुए थे। सलमान ने मेरी हिदायत के मुताबिक लाउड स्पीकर के जरिए कहा, अटेंशन प्लीज, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। कोठी के अहाते के बाहर गहरी खामोशी छा गई। सब लोग कोठी की तरफ देख रहे थे। सलमान ने कहा, यहाँ जितने पुलिस अफसरान और दूसरे आला ओहदेदार हैं, ये सब जानते हैं कि मेरे बहनोई को कत्ल किया गया है और ये सब जानते हैं कि कातिल कौन है। मेरी इस बात से सब इनकार करेंगे और कातिल को छुपाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मुझे किसी के इनकार की परवाह नहीं है। ज़रा तवक्कुफ के बाद दोबारा कहा, मैंने तुम लोगों को इंसाफ मांगने के लिए नहीं बुलाया है। जब इस मुल्क में इंसाफ होगा तो इंसाफ ज़रूर मांगूंगा। अभी तो मैंने मुतालबा किया है कि 4 घंटों के अंदर मेरे बहनोई के कातिल को गिरफ्तार किया जाए। इस मोहलत को 2 घंटे गुजर चुके हैं और सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। लैला ने पुलिस अफसर की बेटी पर कब्जा कर रखा था। वो उसे छत की बुलंदी पर लेकर आई। सुल्ताना कमिश्नर के बेटे को छत के सिरे पर लाई। सब लोग गर्दनें उठाए उन्हें देख रहे थे। अफसर ने कहा, बेटी तुम खैरियत से तो हो ना? कमिश्नर ने कहा, इमरान बेटे फिक्र ना करना, मैं आ गया हूं। इमरान ने रिवॉल्वर निकालकर अपनी कनपटी से लगाते हुए कहा, फिक्र तो आप करेंगे, आपका ऊंचा ओहदा और रोब और दबदबा भी मुझे जिंदगी नहीं दे सकेगा। वो परेशान होकर बोला, बेटे ये क्या कह रहे हो? रिवॉल्वर फेंक दो। सॉरी, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। टेलीपैथी जानने वाले के कब्जे में है। ये जब चाहे मेरी उंगली ट्रैगर पर दबा देगा और मैं उसे रोक नहीं सकूंगा। पुलिस अफसर की बेटी शकीला ने भी अपनी कनपटी से रिवॉल्वर लगाते हुए कहा,
तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स, तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारी फिरौनी ताकत भी हमें नहीं बचा सकेगी। जो भी धोखा देकर अंदर आने की हिमाकत करेगा उसे हमारी लाश मिलेगी। फिर सलमान ने सूबाई सेक्रेटरी के जरिए स्पीकर से कहा, देखो और समझो, ये टेलीपैथी है। अभी ये बला तुम्हारे बच्चों के सरों पर नाच रही है, इनके बाद तुम्हारे पूरे खानदान वालों के सरों पर पहुंचेगी। मौत को और ख्याल खानी के अजाब को ना कोई रोक सका है और ना रोक सकेगा। सबने चौंक कर देखा। सूबाई सेक्रेटरी भी एक रिवॉल्वर हाथ में लिए छत के सिरे पर आ गया था। उसके दूसरे हाथ में एक माइक था। वो माइक को मुंह के करीब लाकर कहने लगा, तुम सब देख रहे हो, हम तीनों के हाथों में अपनी अपनी मौत है। शकीला ने उससे माइक लेकर कहा, मेरे अफसर बाप ने राजा अफसर अली को आज शाम इजाज़त दी थी कि वो फराद अली तैमूर की भांजी को अगवा कर सकता है। अगवा की वारदात के वक्त इस इलाके में पुलिस नहीं रहेगी। यह है हमारी पुलिस, मासूम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाकर मुजरिमों को वारदात करने की सहूलतें फराहम करती है। शकीला के अफसर बाप ने कहा, बेटी तुम सरासर गलत कह रही हो। तुम्हारा बाप एक फ़र्ज शनास अफसर है, मुझे खामखा बदनाम ना करो। कोठी के सामने सिर्फ पुलिस की गाड़ियां नहीं थीं, बेशुमार लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। उनमें राजा अफसर अली भी छुपकर तमाशा देखने आया था। मैंने उस पर कब्जा जमाया तो वो भीड़ को चीरता हुआ चिल्लाता पुलिस वालों की तरफ आते हुए कहने लगा, मैं राजा अफसर अली हूँ। दुनिया वालों, मैं सबके सामने एतराफ़ जुर्म करता हूँ। मेरे जराइम में ये पुलिस अफसर हमेशा शरीक रहा है। मेरे बाप राजा सफदर अली ने इस अफसर को बेटी की शादी के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। तब से ये अफसर वर्दी पहनकर जुर्म करता आ रहा है और आज शाम इसी के तावन से मैंने फराद की भांजी को अगवा करना चाहा था। वो अगवा ना हो सकी, खुद इसकी बेटी अगवा होकर यहाँ पहुँच गई है। पुलिस अफसर के इशारे पर चंद सिपाही राजा अफसर को पकड़कर उसका मुंह बंद करना चाहते थे, लेकिन मैं उसे सिपाहियों से बचाता रहा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि पुलिस अफसर और राजा अफसर अली को हिरासत में रखा जाए। हुक्म की तामील की गई, दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इमरान ने शकीला से माइक लेकर कहा, मेरे कमिश्नर बाप को राजा सफदर अली की तरफ से इतना भत्ता मिलता है कि उस भत्ते ने मेरे बड़े भाई को बड़े मुल्क पहुंचा दिया है और अब मैं भी लंदन में आला तालीम के लिए जाने वाला था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मेरे बाप जैसे बाइख्तियार लोग हमारे मुल्क में कैसी अंधी कमाई करते हैं और किस तरह गरीब अवाम इंसाफ से महरूम होते जा रहे हैं। कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आकर कहा, बेशतर ओहदेदार अपनी औलाद का मुस्तकबिल शानदार बनाने के लिए रिश्वत लेते हैं। मैं भी ये चाहता था कि यहाँ से जितनी दौलत हासिल कर सकता हूँ कर लूँ, फिर अपनी औलाद के साथ बड़े मुल्क में आबाद हो जाऊँगा। लेकिन जवान बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो तो मैं रिश्वत की दौलत और झूठी इज्जत लेकर क्या करूँगा। फिर वो चीख चीख कर कहने लगा, मैं फराद अली तैमूर से मुखातिब हूँ, अपने जराइम का एतराफ़ करता हूँ, उससे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बेटे की जान बख्श दे। मैं एलानिया कहता हूँ कि राजा सफदर अली ने फराद के बहनोई को कत्ल किया है और मेरे सामने कत्ल का एतराफ़ करते हुए वादा किया था कि अगर मैं कत्ल के इस केस को सामने आने से पहले ही दबा दूँ तो वो बड़े मुल्क में मेरे बड़े बेटे के अकाउंट्स में $10,000 जमा करा देगा। उसने अपना वादा पूरा किया और मैंने भी इस केस को चुपचाप ख़त्म कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस एतराफ़ के बाद अब मैं मुजरिम हूँ। मेरा बेटा मासूम है, उसे छोड़ दो। उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लो, मेरी जान निकली जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि कमिश्नर से तहरीरी बयान लिया जाए। छत के सिरे पर खड़े हुए सूबाई सेक्रेटरी ने कहा, आज यहाँ खुद को बेबस देखकर यकीन हो गया है कि सिर्फ खुदा की खुदाई पायदार है, हमारी ज़मीन की खुदाई नापायदार है। हमारा इख्तिदार, हमारी ताकत, दौलत और इज़्ज़त किसी वक्त भी खाक में मिल जाती है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं भी राजा सफदर अली के जराइम का राजदार हूँ। अगरचे फराद के बहनोई के कत्ल का चशमदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन मुख्तलिफ जराइम की पर्दा पोशी करता रहा हूँ, इसलिए उसे मुजरिम और कातिल कहता हूँ। उसे गिरफ्तार किया जाए। फराद ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जो मोहलत दी है उसमें सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खला में दाएं बाएं देखते हुए कहा, यहाँ जुर्म का एतराफ़ करने वाले फराद का जिक्र कर रहे हैं और छत पर खड़े हुए 3 अफराद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे उनका दिमाग खुद उनके बस में ना हो, किसी ने जादू टोना किया हो। अगर इसे टेलीपैथी कहते हैं तो फराद कहाँ है? अगर यहाँ है तो प्लीज़ मुझसे गुफ्तगू करें। उसने खामोश होकर जवाब का इंतज़ार किया, फिर कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि ये तीनों टेलीपैथी के जरिए कैदी बनाए गए हैं जबकि फरहाद यहाँ नहीं है। फिर उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मिस्टर फरहाद, मैं इंसाफ करूंगा, कातिल को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन तुम्हारे बहनोई के कत्ल का यहाँ कोई चशमदीद गवाह नहीं है। तुम गवाही और सबूत के बगैर राजा सफदर की गिरफ्तारी का मुतालबा ना करो। सलमान ने सूबाई सेक्रेटरी की ज़बान से पूछा, क्या हम जैसे बड़े बड़े ओहदेदारों की गवाही काफ़ी नहीं है जबकि हम राजा सफदर के जराइम के शरीक रहे हैं?
तुम्हारे जैसे मोतबर लोगों की गवाही पर राजा सफदर का मुहासबा किया जा सकता है, उसके खिलाफ तफ्तीश हो सकती है, लेकिन इतने बड़े आदमी को सबूत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राजा अफसर सिपाहियों के दरमियान हिरासत में था। वो अचानक ही हिरासत से निकलकर भागता हुआ कोठी के इहाते में आ गया। मैंने लैला से कहा, तुम शकीला के रिवॉल्वर को राजा अफसर के पास फेंक दो। शकीला ने लैला की मर्जी के मुताबिक छत पर से रिवॉल्वर को फेंका। मैंने राजा अफसर से उसे कैच कराया। फिर राजा अफसर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा, आप फरमाते हैं सबूत और गवाही के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस वक्त मेरे दिमाग पर फरहाद सवार है। ये इस रिवॉल्वर के जरिए मेरे हाथ से मुझे कत्ल कर रहा है। मेरे कत्ल के बाद आप किस कातिल को गिरफ्तार करेंगे? आपके पास क्या सबूत है कि मुझे फरहाद कत्ल कर रहा है? यहाँ कौन चश्मदीद गवाह फरहाद को कत्ल करते देख रहा है? वो रिवॉल्वर को अपनी कनपटी से लगाकर कहने लगा, जनाब मजिस्ट्रेट साहिब, मेरे बाद ऊपर छत पर खड़े हुए तीनों अफराद भी आपके सामने कत्ल होंगे। उनके बाद मेरा दूसरा भाई और उसके बाद मेरा बाप राजा सफदर अली कत्ल होगा। ये जानते हुए भी कि कातिल फरहाद है, आप उसे सबूत और गवाही के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। मेरे बाप को रिश्वतखोर ओहदेदार बचाते हैं, फरहाद को टेलीपैथी बचाएगी और आप कत्ल खून रेजी का तमाशा देखते रहेंगे। पुलिस के एक आला अफसर ने कहा, हिमाकत ना करो, रिवॉल्वर फेंक दो। तुम्हारा कत्ल नहीं हो रहा है, तुम खुदकुशी कर रहे हो। जब एक के बाद एक कत्ल होते रहेंगे तो तुम कत्ल की कितनी वारदातों को खुदकुशी का नाम देते रहोगे। ठीक है, हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। पहले तुम रिवॉल्वर फेंक दो। रिवॉल्वर की फिक्र ना करो, ये 15 मिनट के बाद चलेगा, क्योंकि ठीक 15 मिनट बाद 10 बजेंगे और ठीक 10 बजे फरहाद की दी हुई 4 घंटों की मोहलत खत्म हो जाएगी। मोहलत खत्म होने के बाद इन बेगुनाहों को कत्ल करना कहाँ की दानिशमंदी है? फरहाद का बहनोई भी बेगुनाह था, उसे कत्ल करना कहाँ दानिशमंदी थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आला ओहदेदारान से मशवरे करने लगा। एक ने कहा, फरहाद के पास राजा सफदर की हर गलती का जवाब मौजूद है। दूसरे ओहदेदार ने कहा, 10 बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, पहले किसी भी तरह मोहलत की मुद्दत बढ़वाई जाए, वरना ये कत्ल करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बेबसी से देखते रह जाएंगे।